गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी। इसके फर्स्ट लेसन है बातचीत। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आज आप लोगों को बताऊंगी। इसके जितने सब्जेक्टिव है यानी लंग प्रश्न उन सभी को बताऊंगी और ऑब्जेक्टिव तो बताऊंगी ही। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कीजिए, क्योंकि हिंदी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने आपकी साइंस मैथ है इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश ठीक उतना ही आपका हिंदी भी 100 मार्क का होता है। सो आप हिंदी को इग्नोर ना करें, अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ें, उसके साथ आप हिंदी के लिए भी 1 घंटा टाइम निकाल कर पढ़ें, क्योंकि हिंदी भी आपका 100 मार्क्स लाता है। अगर आप हिंदी में अच्छी कर गए तो आपका एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा, मतलब आपका जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा बहुत ही बेहतर आएगा। तो आप हिंदी को अच्छी तरह से पढ़िए। मैं आज एक लेसन का जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है दोनों को बताऊंगी और इसके आगे भी मैं आपको प्रतिदिन बताते रहूंगी, सभी लेसन का कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सभी प्रश्नों को याद कीजिए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव में बताऊंगी। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट आप जानते हैं बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और तो उस जो आपका रचना है बातचीत, तो यह क्या है, ऐसा पूछा जाता है बहुत सारा कि यह एक निबंध है, कहानी है या यात्रा संस्मरण है। तो याद रखना चाहिए कि आपको यह एक प्रकार का निबंध है। ऐसा भी लिखता है कि ललित निबंध, यानी वही निबंध है। ऑप्शन नंबर डी, जो बातचीत है वह एक प्रकार का निबंध है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, यानी वो किस जमाने के थे, ऐसा पूछा जाता है। तो वो किस, तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ये जो निबंध लिखे हैं बातचीत, तो वही पूछा जा रहा है कि निबंधकार लेखक भी हो सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे। तो भारतेंदु युग के, यानी भारतेंदु युग के या लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो बातचीत चैप्टर है इसमें बातचीत करने का कला बताया गया है, किस तरह आप बातचीत करें कि लोगों को आपका बात मतलब समझ में भी आए और अच्छा भी लगे। तो इसमें बातचीत की पूर्ण कला बताई गई है, किस तरह आप दूसरों से बात करें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो उसमें बताया गया है एंड में, आप पढ़े होंगे चैप्टर, कि अवाक होकर अपने से बातचीत करें, अपने अंतर की शक्तियों को उजागर करें, मतलब शांतिमय होकर अपने अंतर की शक्ति को उजागर करें। ये नहीं मतलब बहुत ज़्यादा किसी से बोलना, तब तो आपका महत्व वहाँ पर कम हो जाता है। जितना मतलब आप काम के अनुसार बोले, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अवाक होकर यानी बिना बोले अपने आत्मा से बातचीत करें। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर चलिए अगला प्रश्न क्या है, संवाद यानी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद यानी बातचीत करना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वो बताना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आत्मीयता। आप जो बोले सच्चाई के साथ अपने आत्मा से, मतलब आत्मा के रूप से मुझसे बोले, कि यानी आपकी बातों में सच्चाई होना चाहिए। आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। उनका जन्म बहुत, लेखक का जन्म बहुत पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु और कहाँ जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो यह श्रीनिवास दास जी की रचना है। संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बताना इसमें से कौन है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये तो लिखा गया है। 100 अनजान 1 सुजान, ये बहुत इनका फेमस है, जो कि एक उपन्यास बनता है या उपन्यास है। सद्भाव का भाव भी है, लेकिन परीक्षा गुरु या उनका रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। बताना इसमें कौन ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कछुआ धर्म आपका जगदीश चंद्र माथुर का है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट का, रेल का विकट खेल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो उन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। मासिक पत्र यानी जो मंथली होता है ना, 1 माह पर एगो समाचार पत्र वाले निकलता था, उसे ही बोला जाता है मासिक पत्र। तो वह हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाले थे। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस, यानी यह क्या है। तो यह एक प्रकार के निबंध है, यानी निबंध या ललित निबंध, वही सेम हुआ। अगला प्रश्न है,
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आपके चैप्टर में बताया गया एक व्यक्ति है रॉबिन्सन क्रूसो, तो 16 वर्षों के बाद किसी व्यक्ति है जो जिनका नाम है फ्राइडे, या फ्राइडे यानी यहाँ पर एक पर्सन का नाम बता रहा है, फ्राइडे उनका नाम है, तो उनके मुख से उन्होंने 16 साल के बाद कोई बात सुना था। ऑप्शन नंबर आपका क्या, ए राइट होगा। फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद बात सुनी थी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अब बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है यानी इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बातचीत की शैली। नेक्स्ट है, भट्ट जी को किसने यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो उनका जो जीवनी दिया है उसमें आप पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट जी को जो रामचंद्र शुक्ल नामक एक व्यक्ति है उन्होंने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इनके व्यक्तित्व को देखते हुए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था या फिर कहाँ रहते थे, इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में। अधिकांश जितने भी लेखक या कवि है ना उत्तर प्रदेश से, मतलब बहुत मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश के, बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था, तो 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, बता रहे इसमें कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मेघदूतम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास, यहाँ पर उपन्यास होगा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अनजान एक सुजान जो कि उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या बोला जाता है, तो उससे बोला जाता है नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नंदी पाठ। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों के उपरांत, तो अगला प्रश्न था ना आपके कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के, तो 16 वर्षों का यहाँ पर राइट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 16 वर्षों के उपरांत उन्होंने बात कोई सुनी थी, मतलब वह पशुओं के साथ रहते थे। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य का रूप के संस्कार होता है, यह किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने बोला है, बोले हैं, वह एक व्यक्ति है, तो बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है। संस्कार यानी क्या, उसके रूप जो गुण दोष होता है तो वो समझ में आता है। कोई आपके सपोज दैट मान लीजिए यदि कोई आपके पास व्यक्ति कोई खा रहा है, अगर वो कुछ नहीं बोलते है सिर्फ शांत है, तो उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा, यानी व्यक्ति के बोलने से ही उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो उन्होंने बोला है बेन जॉनसन और वैज्ञानिक ने कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी उसके गुण दोष प्रकट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, राइट है कि दो व्यक्ति में असल बातचीत तो हो ही सकती है, तो यह 21 का मत है, ये भी कि कोई वैज्ञानिक बोले हैं, तो वो मत है आपका एडिसन का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एडिसन का मत है। अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जवाब वही रहता है, ऊपर ही था तो आपको क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2। एडिसन ने बताया था कि दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, आपका ऐसा माना जाता है कि बातचीत करने से जो आपका मन होता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यदि कोई बात आपके अंदर रहती है, अगर आप किसी से शेयर कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो मस्तिष्क है वह शांत और स्वच्छ हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि यानी जो संसार है वह गूंगी प्रतीत होती है, यानी पूर्णतः शांत प्रतीत होती है कि पूरा जो हमारा विश्व है शांत पड़ा हुआ है, तो एक ही मात्र चीज है वाक शक्ति। वाक शक्ति सबसे मेन होता है जो हल्ला गुल्ला करने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। वाक शक्ति अगर ना रहेगी तो हमारा लगेगा कि जो सृष्टि हमारा विश्व है या संसार या समाज घर कुछ भी तो गूंगी प्रतीत होगी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक मैं बता दूं यह बातचीत करने की एक कला होता है, तो यूरोप के लोगों में एक अपना अलग कला है, इसे बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब उन लोगों में बातचीत करने की एक ऐसी अद्भुत मतलब कला है जो कि केवल यूरोप के लोगों में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण
किस काल के रचनाकार है? तो वे आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। और युग पूछे तो भारत हिंदू युग के, काल और युग अलग अलग होता है, वो भारत हिंदू युग के रचनाकार है। और फिर काल अगर पूछे तो आधुनिक काल के। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। चलिए मैं इसका सब्जेक्टिव बताती हूँ। देखिए फर्स्ट प्रश्न इसमें क्या बनता है हमारा, फर्स्ट प्रश्न है आपका, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। उसमें आप ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे कि अगर वाक शक्ति ना होती तो ये सृष्टि कैसी प्रतीत होती, हमें ये पूरा संसार कैसा प्रतीत होता। तो उसमें बताया था उन्होंने कहा लगता है कि पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि लूज फूज बैठा हुआ है, मतलब कोई अगर ना बोले तो कहाँ से हल्ला गुल्ला होगा, नहीं होगा, शोरगुल नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या बनता है, आप अपने से भी आंसर इसका बनाकर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अपना वर्ड जो होता है सूटेबल होता है, सिर्फ आपको समझना है, ये नहीं कि रटा मारना है, इसमें समझिए मैं जो बता रही हूँ। देखिए आपका प्रश्न है अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए इसका आंसर क्या बनता है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य क्या होता, गूंगा होता, वह मुका बधिर होता, यानी जो मुख से अपने जो बोलता है वह बधिर हो जाता है, यानी नहीं बोल पाता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। मनुष्य के पास जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, उनमें से सब में से एक महत्वपूर्ण है आपका वाक शक्ति, जो कि अमूल्य है। फिर देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है, इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। जो हमारे पास वाक शक्ति है ईश्वर के दिया हुआ, तो इसी के कारण तो हम अपने समाज में सभी से बातचीत करते हैं। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, मतलब हम जो सोच पाते हैं वह हम बातों के जरिए निकाल पाते हैं, मतलब किसी अन्य से बोल पाते हैं। और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। मतलब वो जो अपने अंदर की बातों को निकालता है और अभिव्यक्त किसी से बताता है, तो इसे ही बोलते हैं वाक शक्ति की भाषा। व्यक्ति समाज में रहता है, ये तो सही है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसके पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती है। व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे अन्य व्यक्ति के साथ तो कुछ ना कुछ काम अवश्य होगा, जिसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। ठीक है, ये भी राइट है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। क्या, तो वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दी हुई एक अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यस, देखिए मनुष्य के पास क्या है, वाक शक्ति या सोचने की शक्ति है, वाक शक्ति है। अन्य जानवरों से तुलना कीजिए तो वो लोग स्पष्ट रूप से तो बोल नहीं पाते हैं, मतलब वो अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन मनुष्य बोल पाता है, अपने भाषा में भी बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट मतलब बुझाता है। इसी के कारण तो हम मनुष्य हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल कुछ शक्तियां हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। यदि हमें इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। जिस प्रकार जानवर नहीं बोल पाते हैं, अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति या नहीं होती तो मनुष्य मानव जी की जानवर की भांति ही होता, वह भी लुझबुझ, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं। हम अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, बोलकर, रोकर, गाकर, किसी से सुनाते हैं, तो ये सभी हम वाक शक्ति के कारण तो कर पाते हैं, वह अवाक रहने के कारण नहीं हो पाता। देखिए हम अपने सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव जो करते हैं, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं हो पाती तो ये सब हमें अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब आप बहुत सारा इसमें लिख सकते हैं या शब्द भी लिख सकते हैं अपने से बनाकर। ये बहुत ही आसान है कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो हम बहुत सारे ऐसे हमारे वर्क है जो कि नहीं हो पाता है, हम मनुष्य नहीं रह पाते, मतलब अन्य जानवरों की तुलना भांति हम भी हो जाते हैं। मतलब आप ये नहीं कि यही आप लिखें, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं अपने से सोच कर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। आपका चैप्टर में जो बातचीत चैप्टर है उसमें दो वैज्ञानिकों का नाम बताया गया है, बेन जॉनसन और एडिसन। तो इन्होंने बातचीत के संबंध में कुछ अपना मत दिया है, तो जानते हैं कि इनका मत क्या है। देखिए क्या है, देखिए पहले बताया जाएगा बेन जॉनसन। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को यहाँ लेखक ने उल्लेख किया है। ओके, फिर देखिए बेन जॉनसन क्या कहते हैं। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होते हैं। बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य
बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। ठीक, ये बात ठीक कहा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब कोई व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि वह कैसा व्यक्ति है, उसका बिहेवियर कैसा है। देखिए अब दूसरे विद्वान जो आपका एडिसन जी क्या बोलते हैं, दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकता है। एडिसन बताते हैं कि असल बातचीत मतलब अच्छा बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकता है। वो बताते हैं ये भी सही है कि केवल दो व्यक्ति मतलब अच्छा से बातचीत हो सकता है। अगर जहाँ 10 व्यक्ति होगा और 10 अपना अपना मत प्रकट होंगे तो वहाँ पर कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन 2 होंगे तो अगर कोई दोनों को मतलब मानना पड़ता है, 2 व्यक्तियों में अच्छी बातचीत हो सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है इसका, कहने का तात्पर्य है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ये भी बात ठीक है, जब 2 आदमी रहते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी जो सच्चाई होती है वो बोल पाते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही, तीसरे व्यक्ति जो होता है कोई, तो अगर वो नहीं रहता है तो बातचीत की धारा बदल जाती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति, अगर सपोज दैट आप मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं फ्रेंड और बात कर रहे हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आकर खड़ा हो गया तो आप लोग बातचीत की दिशा बदल देते हैं, यानी कुछ और बात करने लगते हैं, उस टॉपिक पर से हट जाते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ बताया जा रहा है। और जब 4 आदमी हुए तो बेत कलफू की, यानी जब 4 आदमी हो जाते हैं तब तो इधर उधर की बातें छेड़ दी जाती है, अपना मेन पॉइंट से हट जाते हैं लोग का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। यहाँ पर वही बताया जा रहा है, अर्थात बातचीत सारगर्भित ना होकर मात्र रस अदायगी भर रह जाती है। यानी जो 4-5 आदमी हो जाते हैं तो बातचीत क्या यहाँ पर बोले हैं, यहाँ पर देखिए वर्ड है बेतकलूफी। बेतकलूफी यानी बिना मतलब का बातचीत, इधर उधर मतलब दूसरे की बड़ाई शिकायत यही सब आपको होते रहता है। लेकिन जब 2 व्यक्ति होते हैं तो रियलिटी वाला बात करते हैं, सच्चाई वाला। तो यही इसमें करना है आप। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो मैं बता दूं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों की बातचीत करने की एक कला है। देखिए इसमें क्या दिया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला। यस, वार्तालाप की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप यानी बातचीत करने की कला, जिसमें किसी व्यक्ति में बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है। जिसकी कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि अपने मधुर वचनों से लोगों को मोहित कर लेता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो हुनर की बराबरी है तो स्पीच जो होता है और लेख ये दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं, यानी जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला होती है, वे व्यक्ति चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग यानी ऐसे बात कहते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय, कर्ण क्या, आपको जो कान से सुनते हैं वो आपके कानों को भाए, मतलब अच्छा लगे तथा अत्यंत सुखदायी होती है। देखिए कितना अच्छा बोला जा रहा है कि श्रोताओं के लिए जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाले व्यक्ति होते हैं तो वो अपनी बात को ऐसे चतुराई के साथ बोलते हैं कि जो सुनने वाला है उसको मतलब बहुत ही प्रिय वो बात लगे और सुखदायी भी लगे। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है, इसी को हम बोलते हैं श्रीहद गोष्ठी। श्रीहद गोष्ठी की विशेषता की वक्ता के लिए वाक चातुर्य या अभिमान कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से प्राप्त करने का संघर्ष आदि रासाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यहाँ पर बताया गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। या यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला है वो बहुत ही फेमस है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। सभी व्यक्ति को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला खुद के अंदर लाना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। पूछा जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, किस तरह हम बातचीत करें कि उत्तम मतलब हो। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है, इसका बताना है जवाब। और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब हमेशा नया संसार की रचना कर सकता है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। इसमें लेखक बताए हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप।
वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। सभी व्यक्ति को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करना चाहिए कि वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, यानी यहाँ पर आत्मवार्तालाप क्या, खुद से बात करना, यानी अपना जो हमारे अंदर क्रोध आता है उस क्रोध पर हम नियंत्रण करें। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन उस क्रोध को आप बाहर ना निकालें, खुद से समझाएं कि नहीं 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 क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। इस तरह से मतलब आप खुद के अंदर निकालिए कि हम नहीं, क्रोध मतलब आ तो रहा है लेकिन उसे बाहर किसी पर दिखाना नहीं है। ये लेखक बोले हैं आत्मवार्तालाप का मतलब, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। अगर आपको क्रोध आ रहा है, अगर बाहर नहीं निकालिएगा, आत्मवार्तालाप से उसको दबा दीजिएगा, मतलब अपने आत्मवार्तालाप को ऊपर रखिएगा क्रोध के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि आपको किसी व्यक्ति को कष्ट भी नहीं पहुंचेगा आपकी आवाज़ से, क्योंकि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। बिल्कुल सही है, हमारी जो भीतर की मनोवृत्ति है वो सेकेंडों क्षण बदलती रहती है, कभी ये तो कभी वो। ये बेचैन चिड़िया की तरह एक रहती है, या बेलगाम घोड़ा बोल लीजिए, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखता है। लेखक जो बता रहे हैं इसमें, जो बालकृष्ण भट्ट जी लेखक है, बता रहे हैं कि लेखक ने इस मन को एक प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखते हैं। किसको? तो इस हमारा जो मन है एक बेचैन चिड़िया की भांति, उसको, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। यस, लोग बोलता है कि मैं उसकी वजह से बिगड़ गया या फिर हो गया। आपको कोई भी हरा या जिता नहीं सकता है, आप खुद अपने में मिसाल हो, आप सफा जर आप ही हो। अगर आप चाहो तो अपने को सुधार सकते हो, अपने को बिगाड़ सकते हो। यहाँ लेखक कहने का मतलब यही है। क्या बोल रहा है कि जैसे चाहो वैसे सूरत देख लो, आप खुद एक आईना हो, उसमें आप कैसे भी सूरत देख सकते हो कि आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी। आपके सोच पर डिपेंड करता है, जो भी होता है जो आप सोचते हैं वही होता है। यही पर लेखक यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी को बताने का अर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चिंता को, देखिए यहाँ पर क्या है, अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त, यानी जो आपका मन की चित्त हो, एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इसमें आत्मचेतना का विकास होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो आत्मचेतना होगा, सोचने की शक्ति होगा, वो बढ़ेगी, उस डेवलप होगी, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से वैर ना होगा। दुनिया में किसी से बैर क्यों होता है? तो हम अपने बातों से किसी को चोट पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनसे बैर हो जाता है, यानी दुश्मनी हो जाता है। बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु भी विजय पा सकते हैं। यानी जब हमारा बात करने की कला अच्छी होगी तो हम शत्रु से भी मतलब दोस्ती कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा, यानी जो हमें बातचीत करने का कला है उसका दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से शीत वाणी बोले। क्या बोल रहे हैं यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी? व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि वह अपनी जो जिह्वा है, बात करने की शक्ति भगवान ने अमूल्य एक शक्ति दिया है, उस पर काबू रखे और मधुरता से यानी प्रिय भरे वचन लोगों से बात करें। ना किसी से कटुता रहेगी और ना किसी से बैर। अगर ऐसा आप में शक्ति आ गया तो दुनिया तो खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य की बातचीत करने का सही तरीका यही है। देखिए इसमें आप ये नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही आप लिखिए, इसको अच्छी तरह से सुनिए और अपने मन से कॉपी में लिखिए। जितना आप अपने मन से लिखिएगा उतना ही आपको याद करने में अच्छा लगेगा। दूसरे का बताया हुआ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन खुद से लिखिए उसी बात को, तो आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। अगर आप सोचिए खुद कि हमें पढ़ने का क्यों मन नहीं करता है, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे या बातचीत निबंध में निहित विचारों को व्यक्त करना है। आपका लास्ट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि बातचीत सभी जो जितने भी इसमें चैप्टर है उसका भावार्थ कहानी ऐसा पूछता है 5 नंबर का। सो इसको इग्नोर ना करें, अच्छी तरह से समझें। देखिए इसका मैं कहानी सारांश बताने वाली हूँ, समरी जिसे बोला जाता है। बालकृष्ण भट्ट
पहले लेखक के बारे में कुछ लाइन बताना पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के विभिन्न तरीके बताए हैं, जैसे कि यथा यानी जैसे होता है। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। हम घरेलू बातचीत, यस, ये भी इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दी थी। जैसे हम घर पर कुछ और बात करते हैं, कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में तो कुछ और बात करते हैं, या फिर कहीं आप कॉलेज कोचिंग स्कूल कहीं जाते हैं तो आपके बातचीत करने का ढंग बदल देता है। सभी जगह पर बातचीत करने का एक अलग अलग ढंग होता है, तो इसमें वो भी बताया गया है। चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े आप। देखिए, इसमें घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग होता है। वे बताते हैं कि आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। खाने पीने फिरने आदि की जरूरत है। वहाँ बातचीत की भी एक अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह एक खास तरह का मैंने एक लाइन छोड़ दिया था। जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे क्या आपका जो मन होता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने की भी एक कला होती है। यही नहीं, वे बताते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कौन? तो बेन जॉनसन बोले है ना, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई छोड़े जाते हैं कि कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम श्रीहद गोष्ठी है। हिंदी में इसका नाम क्या? श्रीहद गोष्ठी है। श्रीहद गोष्ठी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को कहते हैं, जिसे बातचीत करने का कला भी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा करें जिससे कि हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें। यानी अपने आप से बातचीत करने का मतलब क्या? आप जब अपने आप से बातचीत करने लगेंगे तो आपको जो अंदर से क्रोध आता है, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है, दुश्मनी मान लेते हैं, वो आपके अंदर से हट जाएगा और आप जो सोचेंगे वह होगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़े लिखे और सोच विचार करें और अपने से आंसर बनाने का इसका प्रयत्न करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।